सेंटर ने अपना रवैया आगे रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में और उन्होंने ये कहा है कि शादी अगर हो कानूनी तौर पर तो सिर्फ एक आदमी और एक औरत के बीच में होना चाहिए। उन्होंने बड़े ट्रांसफोबिक शब्दों का भी प्रयोग किया है उसमें, जहां पे उन्होंने कहा बायोलॉजिकली आदमी या बायोलॉजिकली अ वुमन। इसका मतलब ये है कि सेंटर ने ये कहा है कि अगर आदमी और औरत को छोड़ के और कोई भी जो सिसजेंडर्ड आदमी या औरत हैं उनको छोड़ के एक दूसरे के साथ और कोई भी शादी करना चाहे तो उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं सेंटर को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है वो एकाग्रता की संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है वो ये संस्कृति है जहां पे हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उन्हें जीने का अधिकार देते हैं। हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान सिर्फ उन लोगों की रक्षा नहीं करता है जो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हमारा संविधान उन लोगों की भी रक्षा करता है जो कम तादाद पर पाए जाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ एक LGBT इंसान हूं तो मेरे हक जायज़ हैं, मुझे जीने का अधिकार है, मुझे जीवन मेरे उसूलों पे जीने का अधिकार है। सेंटर का रवैया जो है, उन्हें रवैया रखने का पूरा हक है और हमें भी बोलने का पूरा हक है कि हम इस रवैये से नाखुश हैं। हमें शादी करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, शादी तो हम अभी भी कर सकते हैं। बस उस शादी को कानूनी तौर पर जायज़ माना नहीं जाएगा, कानूनी तौर पर उसका कोई भी वजूद नहीं होगा। और ये वजूद इम्पॉर्टेंट क्यों है, अनिवार्य क्यों है? कि वजूद इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर मानो कल अगर मैं वेंटिलेटर पर हूँ, कोविड से अधमरा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ और बहुत सफ़र कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे पार्टनर को, जिसके साथ लीगली मुझे पार्टनर माना गया है, यानी कि माय वेडेड वाइफ, सिर्फ उसको अधिकार दिया जाएगा कि वो बोल सकें कि वेंटिलेटर का प्लग निकाल दो और उसे आसानी से मरने दो। ये सिर्फ वेडेड वाइफ को दिया जाए। कल अगर मेरी तो कोई धर्म पत्नी नहीं होगी, मेरा तो कोई धर्म पति ही होगा, तो उस दौर पर अगर मेरा अगर वो आपदा आ पड़ी मुझ पे तो मैं कहाँ जाऊँगा? दूसरी बात यह है कि अगर सोचो कल मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो और जॉइंट साथ में प्रॉपर्टी खरीदना हो तो मैं खरीद नहीं पाऊँगा। सोचो अगर मुझे कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो हेल्थ इंश्योरेंस पे जहाँ तक कि मेरी कंपनी अगर इसको कवर नहीं करती है तो शायद मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाऊँगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं और इस पे हमारे देश के GDP पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दो लोगों को प्रॉपर्टी लेने की अनुमति देते हैं, साथ में रहने की अनुमति देते हैं, तभी तो हम प्रॉपर्टी लेंगे। और प्रॉपर्टी अगर हमने ली तो उतना हम खर्च करेंगे और उतना अगर खर्च करेंगे तो उतना इकोनॉमी पे पॉजिटिव असर भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और सेंटर का ये जो रवैया है वो शायद पता नहीं कौन सी सोच रख के उन्होंने ये रवैया रखा है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि बहुत सारे देश जो आगे बढ़ रहा है GDP की तादाद पर, जो इक्वालिटी उनका वजूद, उनकी नींव जो है वो इक्वलिटेरियन सोसाइटी पर है, जहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इक्वालिटी और हर तरीके के रिश्तों को कानूनी वजूद देने
की ज़रूरत है। और हम ये आशा रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कानून, सिर्फ ये सेंटर का रवैया है, ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, हाई कोर्ट का नतीजा नहीं है। तो हम ये आशा रखते हैं कि हाई कोर्ट एक प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट आगे रखेगा। सेंटर के रवैये के बावजूद हम ये आशा रखते हैं कि considering the jurisprudence of the courts, relying on the jurisprudence of the courts, हम ये आशा रखते हैं कि कोर्ट एक बड़ा पॉजिटिव वर्डिक्ट, अ पॉजिटिव वर्डिक्ट फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए पॉजिटिव वर्डिक्ट आगे रखेगा। इस बात की हम आशा रखते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो हमें यकीन है कि हम हौसला नहीं हारेंगे, हम हमारे हकों के लिए लड़ते रहेंगे और तब तक नहीं थकेंगे जब तक कि हमें समानता का हक, समानता के अधिकार ना मिल जाए। शुक्रिया।